दोस्तों, किसी महापुरुष ने सही कहा है कि अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। दोस्तों, हम सभी एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं। लोग मुझसे बात करते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, जानते हैं, वो हमारी तरफ आकर्षित होते हैं और लोग हमारी तरफ ध्यान देते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हर किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। अगर आप भी इस पर यकीन करते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में नमो बुद्धा जरूर लिखें। लेकिन क्या सिर्फ सोचने से हम एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस वीडियो में आपको ऐसी आदतों के बारे में बताया जाएगा, अगर आप उनमें से कोई भी अपनाते हैं तो आप खुद को काफी हद तक बदल पाएंगे। जानिए, लोग आपकी तरफ ध्यान देंगे और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ेंगे। एक गांव में हरीश नाम का एक लड़का रहता था। वो इस बात से परेशान था कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो अपनी बातों, अपने काम और अपने स्वभाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उसकी दिली इच्छा थी कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसकी बात हर कोई सुने, जिसके साथ हर कोई काम करना चाहे और अपना समय बिताना चाहे। लेकिन उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। न तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और न ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर वह लोगों के बीच तो था, लेकिन हमेशा अकेलापन महसूस करता था। उसका होना या न होना किसी के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। इन सब घटनाओं के कारण उसका आत्मविश्वास भी दिन ब दिन कम होता जा रहा था। अपनी हालत देखकर वह काफी दुखी और परेशान रहने लगा था। जिस शहर में हरीश रहता था, उसके बाहर एक बौद्ध भिक्षु भी रहता था। वह बौद्ध भिक्षु अपने बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध था। जो भी उससे मिलता, उससे प्रभावित हो जाता। वे उससे मिले बिना नहीं रह सकते थे। उनके लिए जो महत्वपूर्ण था वह था एक प्रभावशाली व्यक्ति के बात करने का तरीका। उसके हाव भाव और लोगों को समझने और समझाने का उसका तरीका बेहद प्रभावशाली और आकर्षक था। हर कोई कहता था कि वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी मोहित कर सकता है। यह सुनकर हरीश बहुत खुश हो जाता है और पूछता है कि इसका समाधान क्या है। तब उसका मित्र उसे बताता है कि मुझे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला है जिसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है और मुझे यकीन है कि उसके पास आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। यह सुनकर हरीश उसकी बातों से सहमत हो जाता है। हरीश तुरंत उस बौद्ध भिक्षु से मिलने निकल पड़ता है। वह उसे अपनी पूरी समस्या बताता है और बताता है कि कैसे वह एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं बन पा रहा है। भिक्षु ने हरीश की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर कहा, तो तुम क्या चाहते हो? हरीश बोला, लोग कहते हैं कि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, तो मैं अपने व्यक्तित्व को तुम्हारी तरह प्रभावशाली कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु गंभीर हो गए और बोले, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व होना जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छा चरित्र होना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है तो वह कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत जल्द ही लोग समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो हर कोई तुम्हारे साथ रहना पसंद करेगा और तुम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखो, इसके लिए तुम्हें अपने अंदर से बदलना होगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए खुद को भीतर से बदलने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ महाराज जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा,
एक प्रभावशाली व्यक्ति में ये 7 आदतें होती हैं जिन्हें तुम्हें अपनाना होगा। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, पहली आदत है सक्रिय रहना। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उस पर कैसे प्रतिक्रिया दें, यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। सक्रिय व्यक्ति होने का मतलब है कि हमें अपने आसपास के लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा कहते हैं तो यह हमारी गलती नहीं बल्कि उनकी गलती होती है। वे हमारे बारे में जो भी नकारात्मक बातें कह रहे हैं उससे हमें उनके नकारात्मक रवैये का पता चलता है। वे दुनिया को किस नजरिए से देख रहे हैं। सक्रिय व्यक्ति होने का मतलब यह भी है कि हम किसी भी बुरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। चाहे मौसम खराब हो या घर में कहीं अचानक कोई परेशानी आ जाए, सक्रिय व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं होती। चाहे उसके जीवन में बुरे समय आए या गरीबी, वह हर परिस्थिति में खुश रहता है। ऐसा व्यक्ति जानता है वह बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बिना शिकायत किए चुपचाप अपना काम करता रहता है और अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वह बेलगाम नहीं होता, बल्कि फिर भी खुद को शांत और स्थिर रखता है। सक्रिय व्यक्ति का विपरीत प्रतिक्रियात्मक व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर कोई उसके बारे में बुरा बोलता है तो वह दुखी हो जाता है। अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह खुश हो जाता है। अगर कुछ बुरा होता है, जान ले कि एक सक्रिय व्यक्ति का पूरा नियंत्रण उसके अपने हाथों में होता है। कोई भी उसे दुखी या परेशान नहीं कर सकता। जब तक वह खुद नहीं चाहेगा, उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि दूसरा व्यक्ति उसके बारे में क्या कहता है, जाने या वह क्या सोचता है। तो एक सक्रिय व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। इसलिए आपको भी एक सक्रिय व्यक्ति बनना होगा, न कि एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाएं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आप वह काम क्यों कर रहे हैं और उसे कैसे पूरा करना है। यानी हर काम की शुरुआत में आपको उसे करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और एक बार जब आपको अपने काम का कारण और तरीका पता चल जाए, तो आपके छोटे छोटे दैनिक कार्य और उनके परिणाम आपके लक्ष्य की ओर होने चाहिए। आपकी योजना आपके दैनिक कार्य से मेल खानी चाहिए, जिससे आपके लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने वजन कम करने का लक्ष्य रखा है और आप हर दिन कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो जानिए, अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके दैनिक कार्य आपके लक्ष्य और आपकी योजना से मेल नहीं खा रहे हैं। आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें अंतर होता है, और इस तरह से लोग आपसे कभी प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए अगर आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं तो जानिए, फिर आपको अपने काम का कारण और उसे पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, और साथ ही आपके विचार और कार्य भी उससे मेल खाने चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी आदत है महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना। हमारे पास एक दिन में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, आप जानते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखो बेटा, महत्वपूर्ण कार्य वे हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। आप जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करने का मतलब है कि हम अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य और अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च कर रहे हैं। तो इसका कारण आपकी अनुशासनहीनता नहीं है,
बल्कि यह है कि आपने अब तक सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को अपने दिल और दिमाग में नहीं रखा है और कभी नहीं सोचा कि यह काम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। असली समस्या बहुत अधिक काम नहीं है, नहीं, बल्कि यह है कि बेकार के कार्यों को ना नहीं कह पाना। जैसे आप कोई बहुत जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन तभी आपका कोई दोस्त आता है और कहता है कि चलो थोड़ी देर घूमने चलते हैं, बातें भी करेंगे। लेकिन अगर आपका जरूरी काम आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आप तुरंत उसे पूरी विनम्रता के साथ जाने से मना कर देते हैं और आपको यही करना है। दिन के सभी गैर जरूरी कामों को तब तक न करें जब तक आपके सबसे जरूरी काम पूरे न हो जाएं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रभावशाली लोग सबसे जरूरी कामों को सबसे पहले पूरा करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत है किसी भी काम में खुद के साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में सोचना। ज्यादातर लोग दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धा करके अपना जीवन जीते हैं। वे दूसरों की असफलता में अपनी सफलता देखते हैं। यानी अगर मैं जीतता हूं तो आपकी और अगर मैं हारता हूं तो आपकी जीत। इस तरह जिंदगी हार जीत का खेल बन जाती है। लेकिन प्रभावशाली लोग प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि इस दुनिया में सबके लिए काफी कुछ है और सबको इसका हिस्सा मिलना चाहिए। वे इस नियम को सिर्फ चीजों के लिए ही नहीं बल्कि आपसी रिश्तों में भी लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी उनका किसी से मतभेद होता है तो वे इसे अपने मन में रखने के बजाय उस व्यक्ति से खुलकर बात करते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद होता है, जिसमें दोनों की जीत होती है। सामने वाला व्यक्ति ठगा हुआ महसूस नहीं करता है और ऐसा करके वे आपसी मतभेदों को खत्म कर देते हैं। साथ ही वे रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रभावशाली बनने के लिए आपको अपने अलावा दूसरे व्यक्ति के फायदे के बारे में भी सोचना होगा। पांचवी आदत, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वे आपको समझें। किसी से भी बात करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले यह समझने की कोशिश करें कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि किसी को भी सुनने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को उसकी जगह रखकर सोचें, तभी हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि दूसरा व्यक्ति हमसे क्या कहना चाहता है। जब हम किसी की बात ध्यान से नहीं सुनते हैं तो हम उसकी भावनाओं को समझे बिना उसे सलाह देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तभी हम जानते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में कैसा महसूस कर रहा है, और जब हम किसी की बात इस तरह से सुनते हैं तभी हम उस व्यक्ति को कोई अच्छी सलाह दे पाते हैं या उसकी वास्तव में मदद कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं, बातचीत के दौरान ज्यादातर लोग बस यही कहते रहते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता या एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश करता, लेकिन वे कभी यह समझने की कोशिश नहीं करते कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, और इसका नतीजा यह होता है कि दूसरा व्यक्ति कभी उन पर भरोसा नहीं करता और फिर कभी अपनी समस्याएं उनके सामने नहीं रखता। इसलिए अगर आप वाकई किसी की मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका भरोसा जीत पाएंगे और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके काम के पीछे कोई फायदा या मकसद नहीं है। आप बस उनकी मदद करना चाहते हैं और फिर इस तरह से वे भी आपको समझना शुरू कर देंगे, और यह एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने का पांचवा नियम है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, छठा नियम यह है कि प्रभावशाली लोग एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग से काम करते हैं। जो लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं वे यह अच्छी तरह से समझते हैं कि दो दिमाग हमेशा एक दिमाग से बेहतर होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ सहयोग करके किसी भी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन मानव स्वभाव के कारण आपके साथ समन्वय करना इतना आसान नहीं है। जानिए, क्योंकि हर किसी का अनुभव और दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है और प्रभावशाली लोग भी इस बात को समझते हैं। इसीलिए वे एक दूसरे के विचारों और विचारों को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करते हैं और आपसी मतभेदों को भुलाकर मिलकर काम करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अनुभव, सोच और विशेषताएं होती हैं। जब अलग अलग क्षमता, अनुभव और सोच वाले लोग एक साथ काम करते हैं तो उस काम का नतीजा एक अकेले व्यक्ति द्वारा हासिल किए जा सकने वाले नतीजे से कहीं बेहतर और नया होता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि प्रभावशाली लोग खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा रखने के लिए हर दिन कुछ न कुछ करते हैं। प्रभावशाली लोग यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि उनके जीवन में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है उनका शरीर और उनका दिमाग, और इसे मजबूत और तरोताजा रखने के लिए वो हर दिन कुछ नया सीखते और करते हैं। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए वो हर दिन कोई न कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे व्यायाम या योग का अभ्यास करते हैं। अपने दिमाग को नई जानकारी से भरने के लिए वो हर दिन कुछ नया सीखते या पढ़ते रहते हैं। इसके लिए वो किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से बात करते हैं या नई जगहों पर जाते हैं। कई लोग इसलिए प्रभावशाली होते हैं क्योंकि वो जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, खुद को नई जानकारी देते रहते हैं और खुद को भावनात्मक रूप से तरोताजा रखने के लिए ये लोग ध्यान या एकांत का सहारा लेते हैं। कई बार खुद में नयापन लाने के लिए ये लोग कुछ दिनों के लिए खुद को बाहरी दुनिया से काट लेते हैं। इसके अलावा ये लोग आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय होते हैं। इसके लिए ये लोग जो भगवान में विश्वास रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और प्रार्थना आदि करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्रभावशाली लोग अपने आप में निरंतर सुधार करते रहते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को तरोताजा रखते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सभी आदतों में से ये 7वीं आदत सबसे महत्वपूर्ण और कारगर है, क्योंकि इसके बिना बाकी की 6 आदतें उतनी कारगर नहीं होंगी जितनी होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, लेकिन अगर वो खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा नहीं रखता तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगेगा। तो ये थी प्रभावशाली व्यक्ति बनने की 7 आदतें, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली बन सकता है। बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनने के बाद अब उस लड़के को भी विश्वास हो गया कि इन 7 आदतों को अपनाने के बाद वो भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। इसके लिए उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपने कुछ सीखा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में नमो बुद्धा भी लिखें। धन्यवाद दोस्तों। एक बार एक गुरु और शिष्य सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक प्रश्न पूछता है, क्या आप जानते हैं गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है फिर भी वो खुश रहते हैं और आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। एक मुरझाए हुए फूल की ओर इशारा करते हुए गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि ये सोचने और समझने की बात है। अगर ये फूल ये सोचे कि मैं कल मुरझा गया था, या ये सोचे कि मैं भविष्य में फिर मुरझा जाऊंगा, तो ये कभी पूरी तरह खिल नहीं पाएगा। ये कभी भी अपने सुंदर रूप में वापस नहीं आ पाएगा। ये कभी भी प्रकृति में अपनी खुशबू नहीं फैला पाएगा। इसी तरह इंसान भी अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता है। भविष्य के दुखों या अतीत में उसके साथ घटी बुरी घटनाओं के बारे में सोचता रहता है।
इनके बारे में सोचकर वो अपने भविष्य की चिंता करता रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। ये समझना जरूरी है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जाती हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस तरह हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें इसके अंदर की गंदगी को भी साफ करते रहना चाहिए ताकि यह बीमारियों से दूर रहे। उसी तरह हमें अपने मन और मस्तिष्क की गंदगी को भी समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनके पास सब कुछ है वे दुखी क्यों रहते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वे अक्सर खुश क्यों रहते हैं? यह रहस्य क्या है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि जब कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और उसके बाद मैं अपने मन को समझ नहीं पा रहा हूँ। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को नहीं समझ पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो भी कमाया था वो सब बेकार था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में बर्बाद कर दिया। और दूसरी तरफ वो इंसान जिसके पास जीवन में कुछ भी नहीं है, जान लीजिए कि उसके पास एक उम्मीद है, वो सब कुछ पाने की लालसा रखता है और वो चाहत, वो कामना उसे जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है और हमेशा ऊर्जा और सेवा से भरी रहती है। गुरु ने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये पेड़ कभी हरा भरा रहा होगा, ये फलों से लदा होगा, इस पर कई तरह के पक्षी और जानवर आराम करते होंगे, वो इसके फल खाते होंगे। इस समय इस पेड़ को नहीं पता होगा कि एक दिन ये सूख जाएगा और इसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि ये किसी को छाया नहीं दे पाएगा, इस पर एक पत्ता भी नहीं बचेगा। इसी तरह इंसान अपनी जिंदगी की दौड़ में ये भूल जाता है कि जिस दौड़ में वो प्रथम आने की कोशिश कर रहा है उसका आखिरी पड़ाव मौत है। काश वह इस दौड़ से दूर हो जाए और देखे कि उसका आखिरी पड़ाव उसे कहाँ ले जाएगा। जिस दौड़ में वह प्रथम आने और जीतने का सपना देख रहा है, उसका आखिरी पड़ाव दरअसल मृत्यु है। काश जीवन में ऐसा हो कि हम किसी तरह अपने मन की दौड़ में उन घटनाओं को रोक सकें और देख सकें कि इसकी क्या अवस्था है और इसका क्या परिणाम होने वाला है। वह बहुत सी चीजों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। एक दिन वह सब यहीं रह जाएगा। इकट्ठा करते करते एक दिन उसका शरीर मर जाएगा और फिर उसका शरीर आग में जलकर राख हो जाएगा। लेकिन उसके द्वारा बनाई गई सभी चीजें यहीं रह जाएंगी। लेकिन चीजें इकट्ठा करते करते मनुष्य अपना जीवन जीना भूल जाता है। वह कभी ठीक से हंस नहीं पाता, वह बस इकट्ठा करता रहता है और इकट्ठा करते करते वह अपना सुख, शांति, आनंद सब कुछ खो देता है। जानिए, ऐसा भी हो सकता है कि वह ऐसे काम की ओर आगे बढ़ जाए जो उसके जीवन में आनंद लाए, जो उसके जीवन को एक नई दिशा दे। गुरु ने कहा कि जीवन की दौड़ में केवल एक योगी ही रुक सकता है जो यह समझता है कि जीवन का अंतिम पड़ाव मृत्यु है। इसलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं पाने की बजाय अपने मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की ओर ले जाने का प्रयास करने लगता है। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, क्या गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता? और यदि कर सकता है तो उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? गुरु ने कहा कि वह अवश्य कर सकता है। गुरु ने उत्साहित होकर उत्तर दिया कि यदि हर कोई उस आनंद को प्राप्त करने के लिए योगी बनने का संकल्प ले ले तो प्रकृति का संचालन बंद हो जाएगा, इसकी व्यवस्था बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में शोध करता है और शोध करने के बाद वह सभी को गृहस्थ जीवन में सुख प्राप्त करने के उपाय बताता है, ताकि मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए उस आनंद को प्राप्त कर सके।
युवक को संबोधित करते हुए गुरु ने उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो शोध किया है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान देता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को भूल जाता है। वह कभी इस पर ध्यान नहीं देता और इस कारण उसका मन और मस्तिष्क बूढ़ा होता रहता है। उसमें जवानी नहीं रहती और जब उसमें जवानी नहीं रहती तो उसमें नयापन और ताजगी नहीं रहती, जिसके कारण व्यक्ति उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या है? सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका उसके मन और मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जान लें कि वह जीवन भर उन घटनाओं को भूल नहीं पाता है और वे घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से बस जाती हैं, जिसके कारण उसके मन में एक गांठ बन जाती है और जब भी वह भविष्य में कोई काम करता है तो ये घटनाएं उसे प्रभावित करती हैं। ये घटनाएं उसके विचारों और उसके निर्णयों को पूरी तरह से बदल देती हैं। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है। वह वास्तविक रूप को नहीं देख पाता है। वह उन चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता रहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बुरी नजर वाले व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो आप जीवन भर उस बुरी नजर वाले व्यक्ति को धोखेबाज ही मानेंगे। आप उस पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है वह धोखा आपके साथ बुरी नजर के कारण नहीं हुआ है। वह उस व्यक्ति के स्वभाव के कारण हुआ है, बल्कि उस व्यक्ति के स्वभाव के कारण हमारे मन में उसकी एक छवि अंकित हो गई। उसकी एक छवि बन गई और वह छवि दूसरे व्यक्ति के साथ बन गई। जब हम संपर्क में आते हैं तो बीच में दीवार जैसी खाई बन जाती है और इस वजह से दो लोगों के बीच गहरा रिश्ता नहीं बन पाता। उसे अतीत की घटनाओं से खुद को मुक्त रखना चाहिए। उन घटनाओं से प्रभावित होकर अपने मन में किसी तरह की छवि नहीं बनानी चाहिए। इस पर कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि जीवन के अनुभवों का क्या फायदा होगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हम जीवन के अनुभवों को भ्रमित तरीके से सीखते हैं। हम उनसे ठीक से सीख नहीं पाते। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि जंगल में चलते समय उसे रास्ते में पड़े कांटों का ध्यान ही नहीं रहा और अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। कांटा निकालते समय गुरु ने उससे पूछा, यह कांटा तुम्हारे पैर में क्यों चुभा? तब शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, मैं इसके लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि आप अपना कार्य कर रहे थे और यह पेड़ भी अपना कार्य कर रहा था, लेकिन मैं होशपूर्वक अपना कार्य नहीं कर पाया। यदि मैं चलते समय एकाग्र होता, यदि मैं आपकी बातों में पूरी तरह खोया न होता तो मुझे यह कांटा कभी न लगता। यह पूरी तरह से मेरा दोष है। गुरु ने अपने शिष्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो घटनाएं हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं, उन्हें निकाल देना चाहिए। जानिए, और इसका सबसे सरल उपाय यह है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखें, उन्हें अपने दिल या दिमाग में न रखें। जब आप अपनी भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं तो आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे अपने दिल की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर भीतर से दुखी रहते हैं, लेकिन वे अपने दिल की बात कभी किसी और को नहीं बताते। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में कोई बात नहीं रख पाते। वे जानते हैं कि उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा हो सकता है। वे अपने दिल की बात, अपनी भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं वे जीवन में अधिक खुश रहते हैं। जो भावनाएं स्वाभाविक रूप से आती हैं, उन्हें कभी रोकना नहीं चाहिए। हमें किसी भी भावना को दबाना नहीं चाहिए।
अगर हम किसी भी भावना को रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हमें अंदर से खाने लगती है। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य को यह पता होना चाहिए कि अगर किसी बुरी घटना पर तुम्हें रोने का मन हो तो जोर से रो। अपने आप को रोको मत, उस भावना को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर तुम्हारा मन किसी अन्य घटना पर खुशी या आनंद महसूस कर रहा है तो पूरी तरह से नाच उठो ताकि तुम उस भावना को बाहर ला सको, और जब वह भावनाएं अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकले तो तुम्हारा मन उन घटनाओं को पीछे छोड़ देता है, यानी तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। जानो। शिष्य को समझाते हुए गुरु ने बताया कि जिस तरह तेज बहता पानी अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, अगर हम अपनी भावनाओं को बहने दें तो वह उन सभी बाधाओं को तोड़ देगी और उस चीज को तोड़ने के बाद उसके दिमाग से उसका कचरा बाहर आ जाएगा और उसका प्रदूषित दिमाग भी साफ हो जाएगा। उसके अंदर की गंदगी भी दूर हो जाएगी। अक्सर व्यक्ति किसी घटना को अपने दिमाग में दबाकर रखता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर दूसरे व्यक्ति को इस घटना के बारे में पता चलेगा तो वह क्या सोचेगा। इस विचार से वह मन में दुखी रहता है और अपनी भावनाओं को दबाता रहता है, लेकिन वह सामने वाले को कुछ नहीं बताता। लेकिन एक बार वह हिम्मत जुटाता है और शुरू हो जाता है। अगर आप अपने मन की बात किसी करीबी को बता दें तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है, उसका जीवन खुशहाल बन सकता है। एक बार उसके मन में यह आदत बन जाए तो वह जीवन भर दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कभी नहीं हिचकिचाएगा। हम 21 दिनों में इस आदत को अपने जीवन में बना सकते हैं। अगर हम 21 दिनों तक सही तरीके से अभ्यास करें तो हमारा मन भावनाओं से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। 21 दिनों का यह अभ्यास इस प्रकार है। पहली बात जो आपको 21 दिनों तक याद रखनी है वह यह है कि आपको अपने मन में कुछ भी दबाना नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमें उसे करना चाहिए। अगर हम बुरा सोचते हैं तो भी उसे व्यक्त करें, भूल जाएं कि परिणाम क्या होंगे। बस अपने मन को धोने में विश्वास रखें। इससे आपके मन में एक अद्भुत साहस पैदा होगा। गुरु ने आगे कहा कि जब शिष्य किसी व्यक्ति के बारे में वह सब कुछ बता पाएगा जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद पर कितना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपके मन के सभी दोष नष्ट हो जाएंगे। संभव है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहां चुनौतियां नहीं हैं, वहां निर्भयता नहीं है। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आपको सच बोलने का अभ्यास करने में भी मदद मिलेगी। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए उनकी पसंद की बातें कहते रहते हैं, लेकिन हम उनके बारे में जो सोचते हैं वो नहीं कहते, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, जिससे हमारा पूरा अस्तित्व मिथ्या हो जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके मन में उस व्यक्ति के लिए जो भावनाएं उठ रही हैं, उनके पीछे मूल कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब कोई नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वह काम ठीक से नहीं करता है, तो वह कुछ नहीं कहता है। अगर मालिक नहीं कर पाता है तो मालिक उसे डांटता है, जिससे उसके अंदर नाराजगी की भावना पैदा होने लगती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मालिक आपको जरूर बताएगा। अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो वह आपको जरूर डांटेगा, अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। और तब भी आपका मालिक आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप अपने मालिक से अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। बिना सोचे समझे इसका क्या परिणाम होगा। अगर आप इस भावना को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपनी ही नजरों में गिरने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
दूसरा अभ्यास जो आपको 21 दिन तक करना है वो ये कि आपके साथ जो भी घटनाएं घटे, आपके जीवन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके सामने आप अपने दिल की भावनाएं व्यक्त कर सकें। चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात, आप वो सारी बातें बिना कुछ सोचे समझे कह सकें, बिना इस डर के कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचेगा। ऐसा करो। दिन भर में जो कुछ भी होता है, चाहे आपको अच्छा लगे या न लगे या किसी के प्रति आकर्षित हो, उसे एक दोस्त की तरह बताने की कोशिश करो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि घटनाओं के प्रति तुम्हारे मन में किस तरह की भावनाएं बनती हैं। अपने मन में चल रही हर बात को कह दो ताकि तुम्हारे अंदर की भावनाएं, तुम्हारे अंदर उठ रहे विचार पूरी तरह से खाली हो जाएं। तीसरा अभ्यास जो तुम्हारे मन को खाली रखेगा वह है उचित नींद का अभ्यास। थोड़ी देर में इस चर्चा को समाप्त करके गुरु और शिष्य जंगल पार करके अपने आश्रम पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपने कुछ सीखा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धा भी लिखें। धन्यवाद। अरे, यह कोई नौकरी भी है। इसके बाद उसने बहुत सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन साबित करने की कोशिश की। उसने यह भी कहा कि मैं वर्तमान में जिस काम की जिम्मेदारी में हूँ, उसके आधार पर मुझे किसी अन्य संगठन में नौकरी नहीं मिलेगी। यह बात मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर श्री कुमार को बताई गई। वे एक समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने मुकेश को ठीक से समझाया कि उसका काम कितना महत्वपूर्ण है। श्री कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश, पहले अपने काम के बारे में बताओ। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के उत्पाद में कहाँ खामियां हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, भविष्य में क्या किया जाए ताकि पुरानी खामियां फिर से न दिखें। मुकेश के बोलते ही श्री कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। आपने जो बताया है उसके अनुसार आपका काम उत्पाद को बेहतर बनाने और उसके उत्पादन के दौरान आने वाली खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद श्री कुमार ने पूछा, जब कंपनी ने आपको उत्पाद को लेकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो फिर आप अपने काम को महत्वहीन क्यों मानते हैं? आम धारणा है कि उत्पाद के उत्पादन से सीधे जुड़े लोग मुख्य धारा में काम करते हैं, लेकिन हर काम मुख्य धारा का होता है। अगर ऐसा न होता तो कंपनी आप पर खर्च नहीं करती। कंपनी जानती है कि आपके काम का नतीजा उत्पाद पर दिखेगा। इसलिए अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी मांग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपका काम सबसे महत्वपूर्ण है। एकता और समझदारी सफेद कबूतरों का एक समूह आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा था। उन्हें बहुत दूर जाना था, लंबा रास्ता था। वे सुबह से उड़ते उड़ते थक गए थे। सूरज चमक रहा था, कबूतरों को भूख लग रही थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर बहुत सारे चावल के दाने पड़े हैं। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई लोग थोड़ी देर रुककर कुछ खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बूढ़े कबूतर ने इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई घर या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ये चावल के दाने कहां से आए? बूढ़े कबूतर ने मंच पर मौजूद बाकी लोगों को समझाया, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, आप लोगों को नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। जब सबने भरपेट खा लिया तो उन्होंने कहा, चलो भाई लोग अब आगे चलते हैं। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। जब उसने अपने दोस्तों को मुसीबत में देखा तो वह तुरंत उड़ गया और इधर उधर देखने लगा तो दूर से एक चिड़िया पकड़ने वाला आता हुआ दिखाई दिया। वह तुरंत वापस लौटा और अपने दोस्तों को बताया। सभी वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे।
तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बहुत ताकत होती है, अगर सब साथ आ जाएं तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने 123 गिन लिए। सभी कबूतरों ने एक साथ बल लगाया और जाल उनके साथ ऊपर उठने लगा। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास बहुत धन है, फिर चोर लुटेरे तुम्हारे पीछे आएंगे और सारा धन छिपा देंगे। वह गुजरात में आकर गड्ढे में देखता था कि उसका सोना है या नहीं। उसे यकीन था कि कोई चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में चर्चा होने लगी कि धनीमल रात में शहर के बाहर कुछ करता है। एक रात उसने एक गड्ढा खोदा तो देखा कि वहां से सोना गायब है। उसे गहरा सदमा लगा और वह रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर वहां कई लोग आ गए। धनीमल रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तभी उसका एक पड़ोसी उससे बोला, धनीमल, तुम इस गड्ढे में एक भारी पत्थर डाल दो और समझो कि ये तुम्हारा सोना है। ये सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसा कह रहे हो। उसने कहा, देखो धनीमल, तुमने उस सोने का कभी इस्तेमाल नहीं किया, तुमने उसे पत्थर की तरह यहाँ दबा कर रखा, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो सोना है या पत्थर। उसके पड़ोसी ने कहा। ये बात सही थी। धनीमल ने कीमती सोने को पत्थर की तरह बेकार कर दिया था। उसके बाद धनीमल ने मेहनत की और फिर से पैसे कमाए, लेकिन अब वो कंजूस नहीं था। वो अपना पैसा खुद पर और दूसरों की मदद करने में खर्च करता था। अंधी महिला का बेटा एक महिला थी जो अंधी थी, जिस वजह से स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे। वहाँ बहुत भीड़ है और वह जानना चाहता है कि वहाँ भीड़ क्यों है। जब वह वहाँ जाता है तो देखता है कि उसकी माँ वहाँ मृत पड़ी है। वह देखता है कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। जब वह अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसे एक पत्र दिखाई देता है, जिसमें लिखा था कि बेटा, जब तुम छोटे थे तो खेलते समय एक छड़ी तुम्हारी आंख में लग गई और तुम्हारे 2 टुकड़े हो गए, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी। यह सुनकर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ उसके पास नहीं आ सकी। दोस्तों, समय रहते लोगों की कदर करना सीखो। हम अपने माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। हमारी प्यास भी अलग है। दोस्तों, कभी कभी हम सागर को भी ठुकरा देते हैं और कभी कभी रोते हैं। जीवन साथी सबसे प्यारा होता है। कॉलेज में सुखी वैवाहिक जीवन पर एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कुछ विवाहित जोड़े भाग ले रहे थे। जब प्रोफेसर मंच पर आए तो उन्होंने देखा कि सभी पति पत्नी विवाह पर चुटकुले सुनाकर हंस रहे थे। यह देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक खेल खेलते हैं, उसके बाद हम अपने विषय पर चर्चा करेंगे। सभी खुश हो गए और पूछा कि प्रोफेसर ने विवाहित लड़की को किस खेल के लिए खड़ा किया है, और उससे कहा कि वह ब्लैक बोर्ड पर उन 2530 लोगों के नाम लिखे जिन्हें वह सबसे ज्यादा पसंद करती है। लड़की ने सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखे, फिर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और सहकर्मियों के नाम लिखे। अब प्रोफेसर ने उससे कहा कि वह कोई 5 नाम मिटा दे जो उसे सबसे कम पसंद हो। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने उससे 5 और नाम मिटाने को कहा। लड़की ने कुछ देर सोचा और अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने 10 और नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने लड़की से कहा कि वह जाकर अपनी जगह पर बैठ जाए और सभी को ध्यान से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि बोर्ड पर केवल पति का नाम रह गया? कोई जवाब नहीं दे सका। सभी उदास चेहरा लेकर बैठे थे। फिर प्रोफेसर ने लड़की को खड़ा किया और पूछा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और इतने अच्छे से पाला, उसका नाम भी मिटा दिया गया। और जिस बच्चे को तुमने अपनी कोख से जन्म दिया, उस बच्चे का नाम भी मिटा दिया गया।
लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी और पापा बूढ़े हो गए हैं। कुछ सालों बाद वे मुझे और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि शादी के बाद वह मेरे साथ रहे, लेकिन मेरा पति जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा दूसरा आधा हिस्सा बनकर मेरे साथ रहेगा। इसलिए मेरे पति मुझे सबसे प्यारे हैं। प्रोफेसर और अन्य छात्रों ने जोरदार तालियों से लड़की का स्वागत किया। प्रोफेसर ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम सबके बिना रह सकती हो, लेकिन अपने दूसरे आधे यानी अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक करना और मौजमस्ती करना ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन साथी उसके लिए सबसे प्यारा होता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ो। एक शेर जंगल में शिकार करने निकला था। अचानक उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने सोचा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचाने की एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने कहा कि इससे उसके मन में नकारात्मक विचार नहीं आते, बल्कि उसके अंदर सकारात्मक बदलाव आते रहते हैं और वह सफलता की सीढ़ी चढ़ता रहता है। जिसके मन में अहंकार है वह कभी सीखने की कोशिश नहीं करेगा। घमंड में चूर कुल्हाड़ी चुप हो गई। एक बार कुल्हाड़ी और लकड़ी के डंडे में बहस छिड़ गई। दोनों ही खुद को ताकतवर बता रहे थे। हालांकि बाद में लकड़ी का डंडा चुप हो गया, लेकिन कुल्हाड़ी बोलती रही। कुल्हाड़ी को बहुत घमंड था। वह गुस्से में बोल रही थी, तू अपने आप को क्या समझता है? तेरी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो पल भर में बड़े बड़े पेड़ काट सकता हूँ, धरती को चीरकर उसमें तालाब या कुआं बना सकता हूँ। क्या तू मेरा मुकाबला कर पाएगा? नहीं, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कुल्हाड़ी की कलाबाजी सुनकर लकड़ी के डंडे ने धीरे से कहा, तू जो कह रहा है वह बिल्कुल सही है, लेकिन तूने एक बात पर गौर नहीं किया होगा। तूने मुझसे जो भी करने को कहा है वह तू जरूर कर सकता है, लेकिन तू अकेला नहीं कर सकता। कुल्हाड़ी ने चिढ़ाते हुए कहा, क्यों, मुझ में क्या कमी है? लाठी ने कहा, जब तक मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तू यह सब नहीं कर सकता। जब तक मैं हत्यारा नहीं बन जाता तब तक कोई तुम्हें पकड़कर यह सब काम किससे करवाएगा? बिना हत्या किए कुल्हाड़ी से कोई काम करवाना असंभव है। कुल्हाड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लाठी से माफी मांगी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखा होगा। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।